अध्याय 18 चैप्टर का नाम है बहते हुए जल यानी नदी के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। बहते हुए जल से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ उत्पन्न होती हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं, यह हमारा चैप्टर है। देखते हैं इसमें जो है सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय किसका? सरिता का। सरिता के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सरिता क्या होता है। सामान्य परिचय यानी जब वाही जल यानी रन ऑफ जल है एक निश्चित रूप में ऊंचाई से निचले ढाल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होती है तो उसे नदी या सरिता कहते हैं। जब जो है वहित जल एक निश्चित रूप में ऊंचाई से निचले ढाल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होती है तो उसे नदी या सरिता कहते हैं। नदी किसी भी ढाल पर एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलराशि होती है जिसमें जलधारा के साथ चट्टान चूर्ण भी बहते चले आते हैं। नदी की जो ढाल है इस पर ये निश्चित मार्ग में प्रवाहित होती है और जब वो जलराशि होती है जिसमें जो है धारा के साथ साथ चट्टान और चूर्ण भी बहते हुए चले आते हैं। नदियाँ जो है मुख्यतः रूप से 4 प्रकार की होती हैं। नदियाँ मुख्य रूप से देखी जाए तो 4 प्रकार की होती हैं। अस्थायी नदी, अस्थायी नदी, अंतरायिकी नदी और अल्पकालिक नदी। नदियाँ 4 प्रकार की होती हैं। अस्थायी नदी, अस्थायी नदी, अंतरायिकीय नदी और अल्पकालिक नदी, ये 4 नदियाँ होती हैं। जो नदियाँ होती हैं ये ऊंचे ढाल से नीचे ढाल की ओर बहती हैं और यह ढाल क्रमशः जो है इनका उद्गम से मुहाने की ओर घटता जाता है। जो इनका ढाल है यह जहाँ से उद्गम होता है वहाँ अधिक होता है और जो है मुहाने की तरफ जाते जाते यह कम हो जाता है। ठीक, प्रत्येक नदी का ढाल जो है भिन्न भिन्न हुआ करता है। प्रत्येक नदी का जो ढाल है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। नदियाँ भूतल पर समतल स्थापना का कार्य 3 रूपों में करती हैं। नदियाँ भूतल पर समतल स्थापना का कार्य 3 रूपों में करती हैं जिसे हम लोग त्रिकाल कार्य या त्रिपथ कार्य कहते हैं। त्रिकाल कार्य या त्रिपथ कार्य कहते हैं। ये जो 3 काल हैं ये कौन कौन से हैं कार्य हैं? अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। पहला है अपर्दन, दूसरा है परिवहन, तीसरा है निक्षेपण। अब देखते हैं कि अपर्दन क्या है। तो अपर्दन का जो कार्य है वह नदी का सर्वप्रमुख कार्य भूपटल का अपर्दन करना है। अपर्दन का जो कार्य है वह भूपटल का अपर्दन करना है। एक विद्वान है जिनका नाम है शैलेश्वरी। इनके द्वारा यह बताया गया है कि नदी के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य स्थल का सागर तक ले जाया जाना है। इनका जो है यह मानना है कि नदी का जो कार्य है एक कार्य है जो है स्थल का जो है सागर तक ले जाना है। स्थल को क्या करना है? सागर तक ले जाना है। नदियाँ सदैव अपने मार्ग की समीपी चट्टानों को घिसकर तथा काटकर अपने साथ परिवहन करने में प्रयत्नशील रहती हैं। नदी द्वारा अपर्दन कार्य में अपक्षय का भी पर्याप्त योग रहता है। नदी द्वारा अपर्दन कार्य में अपक्षय का भी पर्याप्त योग रहता है। अपक्षय देखते हैं, अपक्षय क्या होता है? अपक्षय जो है अपक्षय की विभिन्न क्रियाओं द्वारा समीपी चट्टान विघटित तथा वियोजित होकर के कमज़ोर हो जाती है। जल के साधारण कार्य द्वारा अलग होकर के जल के साथ हो लेती है। नदियाँ अपर्दन का कार्य 2 रूपों में करती हैं। नदियाँ जो है अपर्दन का कार्य 2 रूपों में करती हैं। एक तो नदी का जल घाटी की तली तक तथा किनारे को काटती है और दूसरी नदी के साथ सम्मिलित पदार्थ के अपर्दन का कार्य करती है। फलस्वरूप अपर्दन के लिए नदी में जो है क्या होता है? बोझ का होना आवश्यक है। जब जो है नदी में अपर्दन के द्वारा जब घाटी और या तली से जो है जो टुकड़े हैं पत्थर के वो जो आएंगे तो इसके फलस्वरूप जो है अपर्दन के लिए नदी में बोझ होना आवश्यक है। नदी के बोझ में क्या क्या आते हैं? कंकड़, पत्थर, रेत, ये चीज़ें क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। नदी का सिद्धांत, ठीक है, नदी अपर्दन का सिद्धांत क्या है?
नदी का अपरदन कार्य नदी के ढाल तथा वेग एवं उसमें स्थित नदी के भाग पर आधारित होता है। नदी का जो अपरदन कार्य है नदी के ढाल तथा वेग एवं उसमें स्थित नदी के भार पर आधारित होता है। नदी के अवसाद भार के अंतर्गत ग्रेवल, रेत, सिल्ट और क्ले को जो है शामिल किया जाता है। नदी के अवसाद भार के अंतर्गत जो है ग्रेवल, रेत, सिल्ट और जो क्ले होता है इस सबको शामिल किया जाता है। ग्रेवल के अंतर्गत बोल्डर जो होता है यह 256 mm का होता है। कोबुल जो होता है 64 से 256 mm का होता है। पेबुल जो होता है 4 से 64 mm का होता है। और ग्रैनुल जो है 2 से 4 mm का होता है। अपरदन के लिए यह आवश्यक है कि नदी के साथ कंकड़ पत्थर आदि वर्तमान हो और नदी द्वारा अपरदन न केवल भार की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है बल्कि जो है उसके आकार द्वारा भी निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए हम बताएं तो यदि भार के पदार्थ महीन कण वाले हैं तथा आकार में छोटे हैं तो वे जल के साथ लटक कर चलते हैं। उदाहरण के लिए बताया जाए तो जो पदार्थ महीन कण वाले होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, वे जल के साथ क्या होते हैं, लटक करके चलते हैं और अपरदन कम करते हैं। और इसी तरह से यदि पदार्थ जो है इतने महीन होते हैं कि वे घुलकर जल के साथ चलते हैं तो अपरदन क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक, इसके विपरीत यदि भार के पदार्थ इतने बड़े होते हैं कि वे जल के साथ लुढ़ककर या कूदते हुए चलते हैं तो उसमें अपरदन सर्वाधिक होता है। इसी तरह भार की मात्रा का भी अपरदन पर पर्याप्त प्रभाव होता है। ठीक, इसी तरह से जो भार की मात्रा का जो है अपरदन पर पर्याप्त प्रभाव होता है। प्रायः जो है यह भी कहा जाता है कि नदी में भार की मात्रा जितनी अधिक होगी उसके द्वारा अपरदन भी उतना ही अधिक होगा। यदि नदी में भार की मात्रा जितनी अधिक होगी उसके द्वारा अपरदन भी उतनी ही अधिक होगी, परंतु यह तथ्य सर्वत्र सत्य नहीं होता है। वास्तव में प्रत्येक नदी में अधिकतम भार ग्रहण करने तथा उसे ढोने के एक निश्चित सीमा होती है। इसी सीमा से अधिक भार होने पर नदी उसका परिवहन करने में असमर्थ होती है और यदि नदी अपनी असमर्थ्य के अनुसार भार अर्थात अधिकतम भार का वहन करती है तो अपरदन का कार्य जो है वह नगण्य हो जाता है, क्योंकि अधिक भार के कारण नदी के वेग में शिथिलता आ जाती है। नदी के वेग में क्या आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। ठीक, इस आधार पर जो है बहते हुए जल के कार्य तथा उससे उत्पन्न स्थलाकृतियाँ अपरदन तथा नदी के भार के बीच संबंधों का जो है प्रतिपादन किया जा सकता है। नदी में अवसाद भार के अभाव में जो है अपरदन कम होता है। अधिकतम अवसाद भार पर अपरदन कम होता है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच की दशा में अपरदन सर्वाधिक होता है। इस अवस्था के पूर्व अपरदन बढ़ता है और इसके पश्चात अपरदन जो है घटता है। इसे अपरदन का जो है सामान्य सिद्धांत कहते हैं। साधारण रूप में यदि में नदी के वेग तथा अपरदन शक्ति के वर्ग का अनुपात होता है। इसे निम्न गुणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अपरदन शक्ति बराबर जो है नदी का वेग, अर्थात यदि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसके अपरदन शक्ति जो है 4 गुना हो जाती है। नदी के वेग का स्क्वायर है फार्मूला। ठीक है, यदि नदी वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी अपरदन शक्ति क्या हो जाती है, 16 गुना हो जाती है। यह संबंध उस समय होता है जब नदी का अवसाद भार समान रहे, क्योंकि नदी बोझ में परिवर्तन के साथ नदी के वेग और अपरदन दोनों में परिवर्तन होता है। नदी के अपरदन के रूप देखते हैं कि क्या क्या होता है। नदी जो है कैसे कैसे अपरदन का कार्य करती है। तो पहला जो है घोलीकरण है। ठीक है, जिसको सॉल्यूशन ऑक्रेजन्स कहते हैं। लेकिन नदी के बहते हुए जल के संपर्क में आने वाले चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर सेल से अलग हो जाते हैं और जल के साथ मिल जाते हैं, जिसको कार्बोनेशन की क्रिया द्वारा चट्टान का अधिकांश घुलनशील तत्व उसके अलग होकर के नदी में बहने लगता है। दूसरा है अपघर्षण।
अपघर्षण क्या होता है कि नदी के साथ कंकड़, पत्थर आदि ये सभी नदी के भार के रूप में चलते हैं और इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों में घर्षण और टूट फूट की क्रिया होती है, जिसको अपघर्षण की क्रिया कहते हैं। ठीक, अपघर्षण की मात्रा तथा रूप नदी भार के पदार्थ के गुणों पर आधारित होती है। अपघर्षण की जो मात्रा है चाहे रूप हो, नदी भार के पदार्थ के गुणों पर आधारित होती है। इसमें से गोलाश्म, कंकड़, पत्थर के टुकड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन पदार्थों को छेदन यंत्र या बर्मा मशीन जो है छेद करने वाला होता है कहते हैं, जो कि नदी के घाटी के लंबवत और क्षैतिज कटाव करते हैं। इस तरह की क्रिया को अपघर्षण भी कहते हैं। उपयुक्त जो है शैलकण प्रथम रूप में जल के साथ मिलकर के नदी की घाटी के दोनों पक्षों को कुरेद कर तथा रगड़कर घर्षित करते हैं और इस क्रिया को क्षैतिज अपघर्षण कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि क्षैतिज अपघर्षण से नदी के किनारे कटकर चौड़े होते हैं। अपरदन का यह रूप नदी की घाटी को चौड़ा करता है और यह क्रिया यद्यपि नदी के प्रत्येक भाग में सक्रिय रहती है, परंतु प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में यह अपरदन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर इसे पार्श्ववर्ती या क्षैतिज अपरदन कहते हैं। दूसरे रूप में चट्टानों के टुकड़े नदी की तली में घर्षण द्वारा काट छाट करके उसे गहरा करते हैं। इस क्रिया को जो है लंबवत अपघर्षण कहते हैं। नदी के तली में 8 वर्ग के साथ पत्थर के नुकीले टुकड़े बढ़ई की बर्मन मशीन के समान घुमावदार छिद्र करते हैं, जिससे सकरे परंतु गहरे गर्त का निर्माण होता है, जिसे हम जल गर्तिका कहते हैं। जल गर्तिका लंबवत अपघर्षण द्वारा निर्मित एक प्रमुख स्थलाकृति है। ठीक, जल गर्तिका जो है लंबवत अपघर्षण द्वारा निर्मित एक प्रमुख जो है स्थलाकृतियाँ हैं। अपघर्षण की इस क्रिया द्वारा नदी की घाटी गहरी होती है। लंबवत अपघर्षण की तरुणावस्था में सबसे अधिक होता है। अगला है सन्निघर्षण। ऊपर यह बताया गया है कि नदी के साथ कंकड़, पत्थर आदि नदी के अवसाद भार के रूप में चलते हैं। इनका कार्य 2 रूप में होता है। प्रथम रूप तो ये नदी की घाटी के किनारे तथा तली का घर्षण करते हैं और इसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। दूसरे रूप में ये टुकड़े आपस में भी टक्कर खाते हैं, जिससे उनमें टूट फूट होती रहती है और इस तरह टुकड़ों की जो आपसी रगड़ है और घर्षण द्वारा जो है टूटने की क्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। इस क्रिया द्वारा जो है टुकड़े टूट करके छोटे तथा महीन होते रहते हैं। मुख्य रूप से टुकड़ों का आकार गोल हो जाता है। सन्निघर्षण द्वारा कंकड़ अत्यधिक महीन तथा बारीक हो जाते हैं, जिनका परिवहन आसानी से हो जाता है। चौथा है जलगतिक क्रिया। इस क्रिया द्वारा अपरदन में केवल जल का ही सहयोग होता है। अन्य कारकों का भी बिना कंकड़, पत्थर आदि की सहायता के तथा बिना रासायनिक क्रिया के जल यांत्रिक ढंग से मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के कणों को धक्के द्वारा ढीला तथा कमजोर बनाकर उन्हें जो है चट्टान से अलग करके अपने साथ लेकर बहते हैं। इस क्रिया में जल का वेग अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला जो है नदी के विभिन्न भागों के अनुसार अपरदन को जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पार्श्विक अपरदन, लंबवत अपरदन, शीर्षवर्ती अपरदन और मुख्य अपरदन। अगला है आपका आधार तल। प्रत्येक नदी के लंबवत अपरदन की एक अंतिम सीमा होती है, जिसके बाद पुनः अपरदन संभव नहीं हो सकता और इस सीमा को नदी का आधार तल या निम्न स्तर कहते हैं। आधार तल वास्तव में नदी के लंबवत अपरदन की अंतिम सीमा होती है। पावलोव ने 1875 में इस आधार पर अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया था कि जिसकी आगे चलकर कटु आलोचना की गई। पावेल के अनुसार सागर तल मुख्य अधोतल को प्रदर्शित करता है, जिसके नीचे शुष्क स्थल खंड का अपरदन नहीं हो सकता है, परंतु स्थानीय उद्देश्य के लिए अपरदन के और भी आधार तल हो सकते हैं, जो कि प्रमुख नदी के तल के बराबर होते हैं। आधार तल वास्तव में एक काल्पनिक सतह है, जो कि प्रमुख सरिता के निचले भाग की ओर धीरे धीरे झुकता जाता है। आधार तल जो होते हैं 3 तरह के होते हैं: अस्थायी आधार तल, अस्थायी आधार तल और स्थानीय आधार तल।
नदी का परिवहन कार्य नदी अपर्दन द्वारा प्राप्त चट्टान चूर्ण या मलबा या अवसाद का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करती है। नदी के इस कार्य को परिवहन कहते हैं। नदियों द्वारा अवसादों का परिवहन निम्न कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अवसाद भार की मात्रा, नदी के जलमार्ग का ढाल और नदी के जल के आयतन। गिलबर्ट महोदय ने नदी के वेग तथा नदी की परिवहन शक्ति के बीच संबंध के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। छठी शक्ति का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो परिवहन शक्ति के बीच संबंध आधार पर जो है वेग और नदी के परिवहन के बीच संबंध के आधार पर। इस सिद्धांत के अनुसार नदी की परिवहन शक्ति नदी के वेग की छठी शक्ति के अनुपात में होता है, अर्थात यदि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो नदी का परिवहन 64 गुना हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि नदी के वेग को 2 गुना होने पर परिवहन किए जाने वाले बोझ का 64 गुना हो जाएगा, अर्थात नदी अपने पहले से 64 गुना अधिक भार का परिवहन करने लगेगी। अब जो है कर्षण द्वारा यानी लुढ़कना। जब चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए चलते हैं तो इस क्रिया को कर्षण कहते हैं। कर्षण किसे कहते हैं? जब चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए चलते हैं तो इस क्रिया को कर्षण कहते हैं। इस विधि में चट्टान के टुकड़े एक ही बार में परिवहन नहीं होती हैं, वरन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः उससे तीसरे स्थान पर आदि रूप में चलते रहते हैं। ये टुकड़े नदी की तली के साथ फिसलकर या लुढ़ककर चलते हैं। दूसरा है उत्परिवर्तन द्वारा। यह विधि चट्टानों के टुकड़े जल के साथ नदी के तली पर उछल कर स्थानांतरित होते हैं और उछलने या फुदकने की क्रिया निहायत मंद होती है। इस विधि को परिवहन की क्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला है लटक कर। यह सामान्य नियम है कि जल में प्रत्येक वस्तु का भार कम हो जाता है और जब सैल जल कण चट्टानों से अलग होकर नदी के जल में गिरते हैं तो प्लवनशीलता के कारण उसके भार में कमी आ जाती है और इस क्रिया के कारण मध्यम श्रेणी के अवसाद जल में लटकते रहते हैं तथा जलधारा द्वारा दूर तक बहा लिए जाते हैं। इस विधि को लटकन विधि कहते हैं। अगला चौथा है घूलकर। चट्टानों के घुलनशील पदार्थ जल के साथ घुलकर मिल जाते हैं तथा जल के साथ अदृश्य रूप से बहते हुए चले जाते हैं। अपर्दन द्वारा उत्पन्न स्थल रूप क्या क्या हैं? तो देखिए, नदी की घाटी का विकास, घाटी का गहरा होना, घाटी के आकार गार्ज कैनियन बनना, घाटी का चौड़ा होना, जल विभाजक का कटाव और घाटी का लंबा होना, सरिता का अपहरण तथा उसके उत्पन्न स्थल रूप दूसरा है जलप्रपात का निर्माण, तीसरा है जलगर्तिका का निर्माण, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी विसर्प, क्वेस्टा या सूकर कटक, संप्राय मैदान, भी आकार की घाटी। ठीक है, तो भी आकार की घाटी सर्वप्रथम नदी अपनी तली को काट करके उसे गहरा करती है, जिस कारण नदी घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है और घाटी का आकार अंग्रेजी के भी अक्षर के समान हो जाता है। इसमें दीवालों का ढाल तीव्र तथा उत्तल होता है। नदी की घाटी अत्यंत तंग एवं सकरी होती है। इन घाटियों का निरंतर विकास होता है, जिससे गहराई तथा आकार दोनों में वृद्धि होती है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इस घाटी के निर्माण के लिए समय केवल नदी कटाव द्वारा घाटी गहरी की होती है। इसके विपरीत घाटियों में क्षैतिज अपर्दन भी होता है तथा उनकी चौड़ाई भी बढ़ती है, परंतु गहरा होने के कार्य सर्वाधिक होता है। आकार के अनुसार भी आकार की घाटी को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, गार्ज और कैनियन। गार्ज और कैनियन दोनों भी आकार की घाटियों के रूप हैं, जिसमें किनारे की दीवार अत्यंत खड़े ढाल वाली होती है तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई बहुत अधिक होती है। गार्ज तथा कैनियन में इस प्रकार अंतर स्थापित करना कठिन कार्य है। सामान्य रूप में बहुत गहरी तथा सकरी घाटी को गार्ज या कंदरा कहते हैं। दोनों में अंतर केवल आकार का होता है, अर्थात गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं और गार्ज में दीवालों का ढाल भी कभी कभी इतना अधिक तीव्र होता है कि दीवारें बिल्कुल लंब रूप में होती हैं। वास्तव में जब भी आकार की घाटी का ढाल अधिक तीव्र हो जाता है तो गार्ज का निर्माण होता है। गार्ज का निर्माण नदी द्वारा तीव्र गति से निम्न कटाव द्वारा होता है। कभी कभी
प्रपातों के द्रुत गति से पीछे हटने के कारण भी गार्ज का निर्माण होता है। रांची का पठार हुंडरू घाघ जलप्रपात के नीचे, स्वर्णरेखा नदी के जोहाना प्रपात के नीचे, रारू नदी के दासमघा प्रपात के नीचे, कांची के नदी के फेरुआघाट प्रपात के नीचे कारो नदी के सकरे गार्ज का निर्माण किया है। रीवा पठार की बीहर नदी पर चलाई गई गार्ज तथा महान नदी का केवटी गार्ज एवं टोंस नदी का पूर्वा गार्ज काफ़ी प्रसिद्ध है। जबलपुर के पास नर्मदा नदी का भेड़ाघाट संगमरमरी गार्ज विश्वविख्यात है। दूसरा है कैनियन। तो गार्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन या संकीर्ण नदी कंदरा कहते हैं। यह आकार में विशाल परंतु अपेक्षाकृत अधिक सकरा होता है। घाटी के दोनों किनारे की दीवारें खड़े ढलावनी होती हैं और नदी तल से अधिक ऊंचाई होती है। जब कठोर एवं संगठित चट्टानों से होकर नदी अपनी घाटी को अत्यधिक गहरा करके खड़े ढलावनी बनाती है तथा जब अपक्षय एवं समूहक स्थानांतरण से यह खड़ी दीवारें प्रभावित नहीं हो पाती तो दीवारों का ढाल सीधा तथा तीक्ष्ण ही बना रहता है तथा कैनियन का निर्माण हो जाता है। जब चट्टानों की कठोरता कहीं कम और कहीं ज़्यादा होती है तो कैनियन की दीवारें बिल्कुल लंब रूप में न होकर के ऊबड़ खाबड़ ढाल वाली होती हैं। कैनियन की गहराई तथा दीवारों के खड़े ढाल के अनुसार अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऊपर से देखने पर इस घाटी में बहने वाली नदी एक पतली सफ़ेद रेखा की समान दिखाई देती है। गार्ज तथा कैनियन के उदाहरण हर महाद्वीप में मिलते हैं। हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ गार्ज दर्शाती हैं। सिंधु नदी हिमालय श्रेणी को काटकर 17,000 फीट गहरे गार्ज के से होकर प्रवाहित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना प्रांत के कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन संसार प्रसिद्ध कैनियन का उदाहरण है। कोलोराडो पठार के प्लायोसीन युग के अंत में उत्थान के कारण नदी द्वारा निम्न कटाव के फलस्वरूप इस कैनियन का निर्माण हुआ। यहाँ कैनियन की गहराई 2088.3 मीटर है तथा लंबाई 482.8 किलोमीटर है। उत्तराखंड के अलकनंदा नदी का कैनियन कई सौ किलोमीटर लंबा है। आगे है जलप्रपात या क्षिप्रिका। जलप्रपात या क्षिप्रिका किसे कहते हैं? तो जब किसी जो है स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। नदी के जिस भाग में जलधारा का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है उसे प्रपाती या क्षिप्रिका कहते हैं। प्रपात में ऊंचाई अधिक होती है तथा ढाल खड़ा होता है। यह क्लिफ के अग्रभाग से गिरता है। क्षिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होता है। इस तरह क्षिप्रिका को प्रपात का एक छोटा एवं सामान्य रूप ही समझा जाना चाहिए। क्षिप्रिका की स्थिति प्रायः प्रपात के नीचे या ऊपर हुआ करती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रपात के साथ ही क्षिप्रिका होगी। स्वतंत्र रूप में क्षिप्रिका का विकास हो सकता है। प्रपात के उदाहरण प्रत्येक महाद्वीप में मिलते हैं तथा देश की आर्थिक उन्नति में प्रपात अत्यधिक महत्व वाले होते हैं। भारत की प्रपात रेखा। भारत में भी एक सुनिश्चित प्रपात रेखा पाई जाती है जिसकी स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी किनारे के सहारे पश्चिम में टोंस नदी के पूर्वा प्रपात से प्रारंभ होकर पूर्वी बिहार सासाराम तक पाई जाती है। इस रेखा के सहारे 15 मीटर से 180 मीटर के मध्य ऊंचाई वाले सैकड़ों प्रपात अवस्थित है। इसमें से प्रमुख है रीवा के पठार के उत्तरी किनारे पर टोंस नदी पूर्वा प्रपात 70 मीटर, टोंस नदी की सहायक बीहर नदी पर चचाई प्रपात 127 मीटर, महानदी पर केवटी प्रपात, बेलन की सहायक ओड़ा नदी पर ओड़ा प्रपात आदि। रोहतास पठार क्या है? कर्मनाशा नदी पर देवदरी प्रपात, पश्चिम सूरा नदी पर तेल्हार कुंड प्रपात, पूर्वी सूरा नदी पर 120 मीटर प्रपात, दुर्गावती नदी पर 80 मीटर प्रपात, गोपथ नदी पर ओखरियन प्रपात, धोबा नदी पर धुआं कुंड प्रपात, औशाने नदी पर कुवारीडा प्रपात तथा गायघाट नदी पर रकीम कुंड प्रपात आदि। प्रपात के प्रकार और
सामान्य जलप्रपात, सोपानी जलप्रपात, छत्रक शैल प्रपात। सामान्य जलप्रपात कौन? सोपानी जलप्रपात, छत्रक, अवरोधी प्रपात, पठारी। और गौड़ जलप्रपात कौन कौन से हैं? अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। भ्रंश प्रपात, उत्थान जनित प्रपात, नदियों की घाटियों के तल में परिवर्तन के जनित प्रपात, लटकती घाटी प्रपात, हिमानी लटकती घाटी प्रपात, सरिता अपहरण जनित प्रपात, सागर तटीय लटकती घाटी प्रपात, निक पॉइंट प्रपात। तीसरी जो है नदियों के मार्ग में अवरोध के कारण उत्पन्न होती हैं, भूमि स्खलन जनित जलप्रपात, लावा बांध द्वारा निर्मित प्रपात, हिमोड़ द्वारा बना प्रपात। प्रपातों की उत्पत्ति की दशाएं क्या होती हैं? तो भूपटल पर प्रत्येक नदी अपरदन द्वारा क्रमबद्ध या प्रवर्तित अवस्था को प्राप्त करने में का प्रयास करती हैं। इसमें रुकावट के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कड़ी या प्रतिरोधी चट्टानों की स्थिति या भूगर्भिक कारणों द्वारा नदी के मार्ग में उत्थान या अवतन। प्रपात के निर्माण के लिए नदी के मार्ग में तीव्र तथा खड़े ढाल का होना आवश्यक है। यह दशा कई रूपों में प्रपात प्राप्त होती है। प्रपातों के निर्माण की निम्न दशाएं होती हैं। चट्टानों की कठोरता में अंतर, चट्टानों के स्तर में झुकाव, शैलों के स्तरों की स्थिति, क्षैतिज या लंबवत स्तर।